बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आला तालीम के मामले पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आला तालीम हमारे यहाँ समाज में और हुकूमती सतह पर जो तरजीहात हैं वहाँ पर वो किस नंबर पर है। हुकूमत की तरजीहात का जिक्र भी करेंगे और समाजी सतह पर आला तालीम के हवाले से जो सोच हमारे यहाँ पाई जाती है उसका भी जिक्र करेंगे और जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आइंदा जो साल शुरू हो रहा है, माली साल, उसमें आला तालीम के लिए जो बजट रखा गया है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है। आला तालीम का शोबा माजी के मुकाबले में इस वक्त हमारे यहाँ तरक्की कर रहा है या तनज़्ज़ुली का शिकार है। इन मामलात पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब मुर्तज़ा नूर साहब। मुर्तज़ा नूर साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्शियम के। आला तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी दस्तरस रखते हैं मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर पर और एकेडमिक अमूर पर, और यूनिवर्सिटीज़ को अपना इनपुट देते रहते हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब। तालीम के हवाले से हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें अक्सर शिरकत करते हैं, माहिर तालीम हैं, दानिश्वर हैं, कालम नवीस हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हुकूमत और समाज, सबसे पहले तो बताइए कि हुकूमत की सतह पर तालीम जो है हमारी तरजीहात में कहाँ पे है। पहले तालीम की ओवरऑल बात कर लें, फिर आला तालीम पे जाएंगे। देखें, ये जो आप इसको मैयर करते हैं वो रिसोर्स एलोकेशन से करते हैं कि आपकी कितनी इसमें यानी कि तरजीहात में शामिल है कि प्रायोरिटी में शामिल है कि नहीं। अभी जो आप अपने वसाइल कितने खर्च करते हैं, अभी एक इंडिकेटर ये होता है कि जीडीपी का कितना % आप एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो उसको रिलीज़ किया गया है, यानी उसमें बड़े एस्टोनिशिंग जो फैक्ट्स आए हैं कि 2017-18 में हमारा 2.18% ऑफ द टोटल जीडीपी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जा रहा था 17-18 में। जी 17-18 में, जो कि बतदरीज कम होकर अब 2020-21 में 1.77% हो गया है। यानी हमने बजट कम किया यानी वो हम, हालांकि जो ये कहा जाता है कि एजुकेशन का 4% जो है, सॉरी जीडीपी का जो 4% है हमें तालीम के ऊपर खर्च करना चाहिए। और इस वक्त देखें हमारी कितनी आबादी बढ़ रही है, कितनी % हमारे पास एक यूथ बल्ज है। हम कहते हैं कि 50 से 60% हमारी जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, 1 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चा है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि उनको रियासत की जिम्मेदारी उसको दिलाए। लेकिन इस तरीके से मीगर रिसोर्सेज के साथ अब आपकी आबादी भी बढ़ रही है। 236 इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं, 236 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं, जिनमें से 141 जो है ना यूनिवर्सिटीज़ वो पब्लिक सेक्टर में है, जो कि 60% टोटल यूनिवर्सिटीज़ का बनते हैं। और उसके 141 यूनिवर्सिटीज, जी 145 यूनिवर्सिटीज़ हैं और टोटल 119 यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, जिनमें से 84 जो है वो पब्लिक सेक्टर में है। जो सब कैंपस का मतलब एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी होती है। अब इतनी बड़ी, अब आप यूनिवर्सिटी रोजाना हम अनाउंस भी करते हैं, किसी भी जगह पे कोई रैली होती है तो हम ये कोई और अनाउंसमेंट हो या ना हो, ये अनाउंसमेंट ये होती है कि नई यूनिवर्सिटी बना दी गई है। अब इस इतनी इन्फ्लेशन रेट है, आपकी POL प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं, फ्यूल प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं, और हमने अभी सिर्फ और सिर्फ हमने 65 अरब रुपया इसके लिए एलोकेट किया है रेकरिंग बजट के लिए। एक ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो हायर एजुकेशन का बजट होता है वो 2 तरह का होता है। एक आप कहते हैं, ये कता कलाम माफ, ये जो आपने बजट का जिक्र किया 2.18 था 2017-18 में, अब 1.7 है, ये ओवरऑल एजुकेशन का बजट। जी ओवरऑल एजुकेशन। और इसमें हायर एजुकेशन का देखिए, हायर एजुकेशन तो बिल्कुल उससे मीगर है, यानी आप कह सकते हैं 0.95% या इतना, उससे भी कम है, बल्कि वो हम बहुत उसको कम कहते हैं, क्योंकि वैसे तो ये स्टैंडर्ड्स ये होते हैं कि 1/3 जो है आपका एजुकेशन का जो बजट है यूनेस्को के स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल बेस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं, कि 1/3 जो है आपका एजुकेशन का बजट जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन उतना हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो ये एक हमारी इसका मतलब ये हुकूमती सतह की ये जो बात हो रही है, इसमें फिर तरजीहात में तो ये बड़ा कहीं नीचे चला जाता है। पहली 2-3 जो तरजीहात में प्रायोरिटी लिस्ट जो देखिए, अगर हम उसको वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में हम बॉटम 10 कंट्रीज में आते हैं जहाँ पे इतनी हमारी यानी लेस एजुकेशन एलोकेशंस हैं। अब हम अफ्रीका की कंट्रीज में उसमें शुमार होते हैं जहाँ पे इतना एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछूंगा कि जब हुकूमती प्रायोरिटी लिस्ट में हम नीचे से 10वें नंबर पे होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कौम पे, मुल्क पे।
लेकिन एक समाजी सतह पे बताइए, ये तो प्रायोरिटी लिस्ट थी हुकूमत की, हमारे यहाँ समाज में हायर एजुकेशन के हवाले से इतना शऊर पाया जाता है कि हम इस पे आवाज़ उठाएं कम अज़ कम कि ये हमारा बजट, हमारे रिसोर्सेज या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें ये तालीम को ऊपर रखा जाए। अफसोस की बात है कि आज भी हमारा नुक्ता नज़र यही है कि जॉब हासिल करनी है, तालीम हासिल करें ताकि ये जॉब मिल जाए। यानी हम उससे जो नानो नफ़का है उससे हम बाहर नहीं आ रहे, उसको एक इल्म के तौर पर, तहकीक के तौर पर नहीं लेके जा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये डिग्री अवार्डिंग जो है वो एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये स्कॉलर्स पैदा करने वाली बात है। ये तो ये स्कॉलर्स पैदा तहकीक के ये तहकीक के अदारे हैं। और फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर हम कहें कि हमारे कितने स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटियां जो प्रोड्यूस कर रही हैं, जो स्विट्ज़रलैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लें, जो ग्रीस की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, जो इवन भूटान की जो है वो जो हमारा सार्क कंट्रीज है, उनके ऊपर इंडिया पे ही बात कर ले, हाँ, भारत पे ही बात कर चलो ले, उसके ऊपर तो हमें कुछ ना कुछ मौजूद मिले होते हैं जो रोजाना की बात वो करें। भी मुताला पाकिस्तान की रूह से ही जो हमें बताया गया वही हम पढ़ते हैं कि जो भूटान है या मालदीव है, उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर आप बात करके देख लें, आपके पास स्कॉलर्स ही नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट्स ही नहीं है। जबकि आपको अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो का दौर है, उसमें जो साउथ एशियन स्टडी सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाया गया, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो साउथ एशिया जितना भी है उनके मुतल्लिक एक्सपर्ट्स पैदा की, इतनी रिसर्च की जाए। उसके बाद जो एरिया स्टडी सेंटर है कराची यूनिवर्सिटी का, वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में एरिया स्टडी सेंटर बनाया गया, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर है। और उसके बाद जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एरिया स्टडी सेंटर है, वो कनाडा और अमेरिका, इन मालिक के ऊपर जो है वो एक्सपर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और आपने भी खुद बताया कि डिक्लाइन का शिकार है, बजट के हवाले से भी हम तो यकीनी तौर पर जब बजट हमारा डिक्लाइन का शिकार है तो उसके नतीजे में परफॉर्मेंस भी मुतासर हो रही होगी। तो आपका यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक बड़ा राब्ता रहता है, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो इस हवाले से कुछ तशवीश पाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, या ठीक है चल रहा है निज़ाम? नहीं डॉक्टर साहब देखें, ये तो अब ये सारा इंटरलेटेड होता है रिसोर्सेज के साथ, कि आप सारा इससे क्वालिटी भी आप हमेशा इंटरलिंक करते हैं कि आपके पास कितने पर स्टूडेंट टीचर रेशो कितनी है। अगर आपके पास फंडिंग ही नहीं होगी, तनख्वाह मौजूदा फैकल्टी को तनख्वाहें देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, आप बैंक से पैसे बारो कर रहे होंगे, आपके पास यानी वो जो लाइबिलिटीज़ जो देने के लिए, यानी सैलरी देने के लिए यूनिवर्सिटियाँ अगर परेशान होंगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ अगर परेशान होंगी, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन जी रही है ऐसी सूरत हाल। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल का मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में ये इशू रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में ये इशू रहा है, हम लाहौर में बैठे हैं, यूईटी लाहौर में ये इशू रहा है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और वो फैकल्टी अगर यही परेशान होगी कि हमें महीने की तनख्वाह मिलनी या नहीं मिलनी है, तो आप ये छोड़ दें कि रिसर्च कैसी हो रही होगी, वो कैसे पढ़ाएंगे। ये तो बड़ा एक बेसिक चीज़ है ना, कि अगर हमने इसी उनको टूल्स ही नहीं देंगे आप, तो उनको यानी उनको तनख्वाह लेने के लिए वो परेशान है, तनख्वाह की उनको अदायगी नहीं हो रही, जो पेंशनर्स हैं उनको अपनी पेंशन की अदायगी नहीं हो रही होगी, जो आपके पास फिर किस तरीके से आपके पास यानी जो लैब्स हैं, लैब्स में आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो कैसे एक्सपेरिमेंट सोच सकेंगे। तो ये तो सारे के सारा इसके साथ इंटरलिंक्ड है। फिर आप क्या देखिए, इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में जो तशवीश है, ये कोई हुकूमती सतह पर पहुंचाने का कोई प्रॉपर फोरम है, कोई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई सिस्टम है हमारे यहाँ कि ये कम अज़ कम हुकूमत को एहसास दिलाया जाए? जी अभी जो, क्योंकि ये डिबेट हो रही थी कि 30 बिलियन रुपीज़ सिर्फ एलोकेट किए गए थे। पहले एक जो डॉक्यूमेंट आया था कि जो जिसमें HEC को कहा गया कि 30 बिलियन हम आपको रेकरिंग का करें, जो कि लास्ट टाइम 64-65 बिलियन था। अब उसको भी उन्होंने काम करके 30 बिलियन कर रहे थे। उस वक्त फिर वाइस चांसलर कमेटी की मीटिंग हुई, मीडिया ने, आप लोगों ने बड़ा इसमें अहम रोल प्ले किया, और उसके बाद फिर वो पूरी वाइस चांसलर्स की मीटिंग HEC में हुई, जिसमें वाइस चांसलर कमेटी के चेयरमैन और 2 मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। अपना हमारे राना साहब, तनवीर साहब जो है एजुकेशन के मिनिस्टर हैं फेडरल, और एहसन इकबाल साहब थे। तो वहाँ पे उन्होंने इस पूरी की पूरी डेलिब्रेशंस हुई, उन्होंने अभी भी आज भी मैं देख रहा था, लेटर लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ से कि आप इसको जो एलोकेशन है 104 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, 104 बिलियन की रिक्वायरमेंट को इंश्योर किया जाए ताकि फिर हम वो कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो एलोकेशन हुई है वो 65 बिलियन रुपीज़ की हुई है,
जो कि यानी जो रिक्वायरमेंट थी वो डिमांड जो है 104 अरब रुपए की है, जो एलोकेशन की गई है वो 65 बिलियन की है। अच्छा, ये भी एलोकेशन है, ये भी और allocation- इसमें आगे रिलीजेस जाके ये पूरी की पूरी रिलीज हो जाती है जो सर allocate नहीं, होती मैं भी आपको रिसेंटली बताता हूँ कि लास्ट भी ये हुआ था कि 15 अरब रुपए उन्होंने कहा था कि हम एडिशनल प्रोवाइड करेंगे। ये बजट स्पीच का हिस्सा था। ठीक, पिछले साल रैकरिंग बजट का, यानी जो रवा माली साल है ना, ठीक। हम इसको रवा माली साल ही कहेंगे ना। ये बस अदादो शुमार ही होते हैं जो जी, बजट जी, में बिल्कुल, बताए जाते हैं, जब बिल्कुल। एग्जैक्टली वो रकम रिलीज होके वहां तक पहुंचती है तो वो आधी भी नहीं रहेगी। सर वो यही बात है ना कि देखिए, अब अगर इसको हम तरजीह रखेंगे, हमने कहना आज हमने तय किया है जी कि एजुकेशन को हमने अपनी तरजीह रखना है, हमने इसमें बजट को इजाफा करना है, हमने इसमें कोई कट नहीं लगाना। जो मर्जी अगर किसी और बजट के ऊपर कट नहीं लगता तो इस पे ऊपर भी नहीं लगना चाहिए ना। तो ये लेकिन जब कट लगाने की बारी आती है तो फिर फिर प्रायोरिटी वो पे इधर पहले उधर नंबर पे आ जाके जाता है। यानी वो है। हालांकि सबसे पहले जो अनाउंसमेंट करने की बात आती है तो वो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जब उसकी बजट एलोकेशन की बात आती है तो वो सबसे कम जो है वो हायर एजुकेशन के लिए। मुर्तजा साहब यहाँ पे एक ब्रेक ले लें। नाजरीन, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऐवान सच का ये खुसूसी प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिए। ये नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद बात हो रही है आला तालीम के इदारे यानी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, और मेरे साथ मुर्तज़ा नूर साहब और डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे, तो मुर्तज़ा साहब एक ये भी इशू है कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने कहा कि हर जलसा हो, रैली हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दी जाती है, नई नई यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटियाँ बना तो सूबे रहे हैं, तो पैसे आप वफाक से ले रहे हैं। ये फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एक पॉइंट इंडिकेट किया है। एक्चुअली जब ये 18 अमेंडमेंट हुई थी 2010 में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए थी सूबों को। इस वक्त जो अगर हम बात करें थे कि 141 टोटल यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें से फेडरली चार्टर्ड जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो 29 हैं। ठीक, यानी अगर बाकी का चार्टर प्रोविंसेस का, यानी समझ लें कि 20% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फेडरल चार्टर्ड है और 80% जो है वो प्रोविंशियली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ है। और अगर आप स्कूल एजुकेशन के फंडिंग भी प्रोविंसेस दे रहे होते हैं और कॉलेजेस की भी वो दे रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है फेडरल गवर्नमेंट तो अपना उसमें ये डिसाइड हुआ था कि नए NFC वार्ड तक ये जो जिम्मेदारी है पॉपुलेशन की और जो हायर एजुकेशन की है ये वफाक पूरी करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये हालात ऐसे आ गए हैं, इसको हमें मेरे ख्याल में सूबों को और वफाक को मिलकर इस मसाइल का हल, इस मसले का हल करना निकालना जरूरी है, दरमियानी रास्ता और सूबों को भी चाहिए कि सूबे क्योंकि आगे बहुत यानी ना होने के बराबर जो है वो रैकरिंग में बजट देते हैं, वो सिर्फ जो देते हैं डेवलपमेंट में देते हैं, वो भी नई यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और फिर वो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल HEC की बन जाती है कि उसका रैकरिंग बजट दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपने भी रेज किया। जो चार्टर है वो प्रोविंसेस उसको देते हैं, उसके मालिक जो हैं, और वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट भी उन्होंने करनी है, ठीक है। लेकिन पैसे के लिए वो इस्लामाबाद जाएंगे। अब एक तुर्बत की एक यूनिवर्सिटी है, वो आखिर में यूनिवर्सिटी आती है पाकिस्तान के उस साइड पे, इधर से गिलगित बल्तिस्तान है, वो अब उनका देखें, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि फेडरल गवर्नमेंट इसको करे कि वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर यूनिवर्सिटी अनाउंस उन्होंने की है तो रिक्वायर्ड जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो उसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये यूनिवर्सिटी जितनी सूबों ने अनाउंस की है ये पिछले सालों में और आगे मजीद बनाई जा रही हैं, ये रैशनल है? इतनी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए? जी, जो इदारे हैं वो तो कभी भी डेट्रीमेंटल नहीं होते, वो हमेशा यूज़फुल होते हैं नेशन के लिए, कि उनमें कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए लेकिन उनके जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास फैकल्टी नहीं है, बस पहले क्या किया गया कि कॉलेजेस को अपग्रेड करके और वहाँ पे HEC का क्राइटेरिया है कि वहाँ पे लेक्चरर के लिए वो MPhil होने चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि जो अभी लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से तकरीबन 100 टीचर्स को डिसलोकेट किया गया कि वो कॉलेज केडर के थी और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। अब ये है कि वो जब आप उसको अपग्रेड कर देंगे तो फिर आपका जो एजुकेशन है, जो उसकी जो क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कंप्रोमाइज होती है। कई यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि जो
जो लेक्चरर है ये वो इसका उसको head मतलब कर ये रहा है कि होता आपने यूनिवर्सिटीज बना दी, एक अनाउंस कर दिया कि यूनिवर्सिटीज बन गई, अब उसके अंदर क्या हाल है ये अल्लाह ही जाने। दूसरा ये है कि जो पहले अब बात कर रहे थे कि जब एक जो फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा है या मिनिस्टर हैं, अगर वो किसी जगह पे जाके तो अनाउंस करते हैं तो वो जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है कि वो सूबाई उसको हुकूमत जो अगर है वो वो चार्टर वो दे या सूबा हाँ, चार्टर दे रहा सूबा है। जो है वो पैसे देगा, लेकिन उसकी जो रीअप्रोप्रिएशन होगी वो फेडरल गवर्नमेंट उसको पैसे देगी। लेकिन यहाँ पे जैसे मुर्तजा नूर साहब बता रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ओन नहीं करते बाद में, तो वो फिर एक जो गैप पैदा होता है आपका गवर्नेंस की, मिस गवर्नेंस ये होती है जिसकी वजह से मजीद मसाइल। एक आपने अवाम को फैसिलिटी दी है, लेकिन वो फैसिलिटी आपके लिए वाले जान बन जाती गवर्नमेंट के लिए भी, कि जब वो नहीं बनती तो बाद में लोग कहते हैं या मीडिया में आता है जी आपने ये वादा किया तो आपने किया क्यों नहीं पूरा। एचईसी के चेयरमैन की तकर्री का क्या तरीकाकार है, ये कैसे लगेगा, क्या इसका मेरिट है? देखिए उसके लिए तो उसमें एचईसी का जो एक्ट है वो बड़ा वाज़ेह है कि अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल एमिनेंस विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर जो है उसकी इंटरनेशनल एमिनेंस भी होनी चाहिए। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर और एक टीचर के तौर पे उसकी एक एमिनेंस होनी चाहिए। वो इस मेयार का बंदा होना चाहिए ठीक। और वो उसका ये एक्ट बड़ा उसके बारे में वाज़ी है। फिर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वर्डिक्स हैं कि हमने इंश्योर करना है कि जो बंदा लगाया जाए वो बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में मेरिट पे होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। जिसने 109 बिलियन के एक बजट के इदारे को 236 यूनिवर्सिटियां 118 कैंपस, उसकी दयानत शक्को शुबा से बालातर कैनवस होनी कितना चाहिए, बड़ा है ना, अहलियत भी होनी चाहिए। कैनवस कितना बड़ा है ना, तो उसका अगर वो खुद पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होगा वो अनडिस्प्यूटेड होगा। इसके लिए सिलेक्शन को बोर्ड करता है, कमेटी करती है, क्या सिस्टम है, या कोई फर्द वाहिद ही फैसला करता है कि नहीं ये अभी तो देखिए लास्ट जो 3 टाइम्स अपॉइंटमेंट्स अब ये तीसरी अपॉइंटमेंट्स होगी जिसमें ये बाकायदा जो है एडवर्टाइज किया गया है। इससे पहले भी जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसको एडवर्टाइज किया गया था, अब भी 3rd टाइम एडवर्टाइज किया गया है। और उसमें एक सर्च कमेटी जिसकी कन्वीनरशिप राना तनवीर साहब हैं जो कि खुद भी एक बड़े अच्छे यानी शोहरत के आमिल हैं और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी रहे हैं और वो कॉमसेट के भी एक प्रो यानी उनके पास प्रो चांसलर थे, उनके पास ये यूनिवर्सिटी के मामलात को देखते रहे हैं। तो वो उसकी कन्वीनरशिप हैं, उसमें कुछ 2 वाइस चांसलर्स भी हैं और कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि ये सर्च कमेटी जो है वो यानी ये इतने अरसे से ये जो ओहदा है, ये सीट है, ये खाली पड़ी है, तो इसका कोई सर मसला नहीं बनता है? ये जो है ना ये जो अभी 28 मई को ये सीट वेकेंट हुई थी और उससे पहले पंजाब की भी खाली है। पंजाब की भी खाली है। वो मेरे ख्याल में कुछ मैटर्स थे, शायद गवर्नमेंट चेंज थी तो इस वजह से आई थिंक सो कि शायद उसके लिए भी अपॉइंटमेंट मेरे ख्याल में हो गई है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एक सीट जो है वेकेंट, आपको पता है कि 3 महीने बाद ये सीट वेकेंट होनी चाहिए, तो उससे पहले प्रोसेस होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले वो प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो जब वो सीट खाली हो रही हो, हाँ अगर उसमें एक्सटेंशन का है तो फिर अगर किसी जगह में एक्ट में है कि एक्सटेंशन हो सकती है तो वो भी एक प्रोसेस को पहले देख लिया जाए कि उस बंदे की एक्सटेंशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। एक्सटेंशन तो ली जाती है, होती थोड़ी है। नहीं, लेकिन अगर वो 4 साल टेनोर है और वो टेनोर 2 महीने बाद खत्म होना है और उसमें वाजे तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये टेनोर खत्म हो जाना है, इसके बाद एक्सटेंशन नहीं होनी। ये डॉक्टर साहब एक्सटेंशन का रवाज हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है, होनी चाहिए। चले एक कानून में अगर एक प्रोविजन है तो इसका मतलब ये है कि उसको जरूर इस्तेमाल ही किया, एक्सरसाइज ही किया। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा अपने कॉलमों में इसको गुड गवर्नेंस के हवाले से लिखा है कि जो एक वाइस चांसलर है या जो इस एकेडमिक ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बिल्कुल दूसरी दफ़ा अपॉइंट किसी भी जगह अपॉइंट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं वो बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस को सीधा करे, वो दूसरी एक्सटेंशन के लिए जो है ना एक्सटेंशन सीधी करने के लिए लग जाता है। कुछ ताल्लुकात बनाने हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जो है वो डोमेन में वो जाके तो वो ताल्लुकात की सिचुएशन में चला जाता है। 4 साल के बाद एक दिन के लिए या दूसरी उसको अपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलनी चाहिए जब तक ये दुरुस्त नहीं करेंगे जो यूनिवर्सिटी या एकेडमिक लीडरशिप है वो कभी बेहतरीन नहीं हो और सकती। इसकी बुनियाद अगर तालीम के इदारों से रखी जाएगी इस रवाज की कि ये एक्सटेंशन खत्म, तो फिर बाकी एक्सटेंशन लेने वाले भी सोचेंगे। नहीं, उसका डिफरेंट है। जैसे आपने बात की ना कि जो उसका डिफरेंट इसलिए है कि वो खुद लेते हैं, इसलिए डिफरेंट। हेल्थ जो है, हेल्थ और जो एजुकेशन है,
ये किसी भी सोसाइटी की एक जो है वो की एलिमेंट्स हैं उनकी तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बेस करती है पूरी। ये एक बंदा ज़हनी तौर पे जो है वो इंटेलेक्चुअली साउंड है कि नहीं है, उसकी वो हेल्थ है कि नहीं, और दूसरी उसका जिस्मानी लिहाज से वो तंदुरुस्त है कि नहीं। ये दो चीजें मेरे ख्याल में तो एक्सटेंशन जो है वो इस बात की अक्कासी करती है कि आपके यहाँ अब प्रोडक्शन खत्म हो गई है लोगों की। अब आने वाले लोग, अब आप नहीं होंगे तो उसके निजाम नहीं लिए चलेगा। इसको अगर आप इस एंगल से देखें ना कि जो एक नई खेप आ रही है वो नए आइडियाज के साथ, नई एनर्जी के साथ आ रही है, आपको उसके लिए देनी स्पेस चाहिए क्रिएट करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप घर में होते हैं, वालदैन होते हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आप उनको समझा रहे होते हैं। तो ये इदारे जो हैं ये भी हमारे इसी तरह ही हैं कि जो हमारे बड़े होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, वो एक ऐसे समझे जैसे वो बाप की तरह होते हैं। जो कमिंग जनरेशन है, वाइस चांसलर्स की तकर्रीज का जो सिस्टम है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, एक वक्फा, और वक्फे के बाद ये प्रोग्राम जारी है। मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। आला तालीम के सिस्टम पर बात कर रहे हैं। मुर्तज़ा नूर साहब, ये वाइस चांसलर्स की तकर्री हमेशा मौजूद बहस रहती है जब भी किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री होती है, और हमारे यहाँ तो एक्सटेंशन लेने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। आप ब्रेक में कह रहे थे कि नहीं, ये एक्सटेंशन नहीं होती, री अपॉइंटमेंट होती है। मुझे दोबारा रखा जाए एक्सटेंशन के नतीजे में या री अपॉइंटमेंट के नतीजे में, बात तो एक ही है, वो एक रास्ता निकाला जाता है। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि ये वाइस चांसलर्स की तकर्री का जो सिस्टम है इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सर्च कमेटी है वो भी बड़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो भी पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी पे होनी चाहिए, पर्सन ऑफ एमिनेंस पे होनी चाहिए। वाइस चांसलर के लिए तो कोई क्राइटेरिया है, लेकिन सर्च कमेटी के लिए शायद कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ही नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं। तो अभी जो सर्च कमेटी बनी हुई है ये कौन, किसने बनाई है, कौन बनाई? बस वो उसको बाजुकात उस पर, और उस पर बड़े सवालात भी उठती हैं उसी प्रोसेस की वजह से। देखिए, उसको प्रोसेस को डे वन से बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, और उसमें उन लोगों को जो सिलेक्ट करने वाले हों, टीम सेलेक्ट करने वाले हों, वो भी ठीक होने चाहिए, सिलेक्टर भी ठीक होने चाहिए। उसके लिए तो शायद क्राइटेरिया है कि वाइस चांसलर की इतनी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, अगर वो बाहर से पढ़ा होगा तो उसको इतने मार्क्स। लेकिन सिलेक्टर्स के लिए कोई क्राइटेरिया, सिलेक्टर्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। अभी ये बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ओकाडा है, सरगोदा है, इनके वीसीज का अभी होनी है अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए जो सर्च कमेटी बनी हुई है वो पिछली हुकूमत ने बनाई हुई थी, जो सर्च कमेटी। जी वो है, लेकिन देखिए उसको इसमें मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जनरल अकरम साहब यहाँ पे सर्च कमेटी को हेड करते रहे हैं 6-7 साल, तो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते रहे थे, बड़ी उन्होंने ट्रांसपेरेंट। तो हमें इस तरह की इंटेग्रिटी के लोग, उसके फार्मर कोई वाइस चांसलर्स हों जिन्होंने 7-8 साल 10 साल यूनिवर्सिटियाँ चलाई हों और वो अच्छे तरीके से चलाई हो, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी हो। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस समर की है कि हम इस तरह के लोगों को लेकर आएँ जो कि सर्च कमेटी को हेड। अभी जो सर्च कमेटी है उसको कौन हेड कर रहा है? अभी तो यानी वो जो मुख्तलिफ हैं अभी तो, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ चुकी है, उसका भी फ्यूचर का पता नहीं है, क्योंकि वो पहले जो थे हमारे गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर साहब थे, और पहले वो प्रिंसिपल थे, उसको वो हेड कर रहे थे। और लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट इसको रिव्यू कर रही है, क्योंकि पिछले प्रोसेस में शायद कुछ क्वेश्चंस थे या क्या नहीं था, तो उस पर ऊपर वो देखा जा रहा है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सर्च कमेटी है वो बड़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक्सटर्नल उसके वो प्रेशर ना ले सके, और ना ही उसके ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर हो। फिर इम्पॉर्टेंट जो है, आप ये कह सकते हैं कि इंश्योर कर सकते हैं। फिलहाल जो मैकेनिज्म बना हुआ है इससे आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, मैं नहीं उसमें, क्योंकि देखिए फिर लिटिगेशन होती है, मामला कोर्ट में जाते हैं, तो हमें पर्सन्स ऐसे रखने चाहिए कि जो, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें, देखिए ये लीडरशिप क्वालिटीज़ के रिलेटेड है, ये कि यूनिवर्सिटी चलाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा है, हमें वेटेज जो है। मौजूदा जो चैलेंजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको फेस करने के लिए किस किस्म का वीसी होना चाहिए? देखो, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती हो कि फाइनेंसिस को कैसे, उसका कम्युनिटी के साथ बड़े रवाबत हों, उसको फंड रेजिंग की टेक्निक्स आती हों, उसका यानी कि कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इकोनॉमीज, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज। इसके लिए ज़्यादा फिर हमें फोकस करना पड़ेगा सिलेक्शन बोर्ड, या जिसको सर्च कमेटी हम कह रहे हैं, कि सर्च कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा म्यारी हो
फिर ही वो अच्छा इंतखाब कर पाए। जी जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें जब हम फिल्टर लगाने वाले ठीक होंगे तो फिल्टर अच्छा लगेगा और बंदा ठीक निकल आएगा। अच्छा, इसमें कोई अखलाकी किरदार भी मैटर करता है? कोई अखलाकियात भी वीसी की होनी चाहिए इस लेवल की कि हम कम से कम उसको काबिल रश्क ना ही करार दे तो काबिल बर्दाश्त तो होनी चाहिए इस तरह की। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए ये कहा जाता है ना मैन ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब ये क्या, उसमें मॉरल उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर कोई पहले इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा कि वो किसी अनएथिकल या इनमॉरल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व ना रहा हो। हमारे यहाँ तो हम ये प्रोग्रामों का सिलसिला है, इसमें ऐसे ऐसे वाइस चांसलर्स के स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि वो अकरबा परवरी करने वाले भी शर्मा जाएं ऐसे। मतलब देखिए उसमें मैं एक बुनियादी तौर क्या पे उस पे नाम किसी का क्या लें, लेकिन वाइस चांसलर की पोस्ट पे कम से कम हमें इस तरह के लोगों की जब अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो अकरबा परवरी करते हुए कुछ भी नहीं सोचेंगे तो फिर क्या म्यार है? देखिए उसमें मैं उसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, हमने किसी लेक्चरर की भी या किसी प्रोफेसर की भी अपॉइंटमेंट करते हैं, कहते हैं दूसरे दिन कहते हैं तुम क्लास संभाल लो, कोई ओरिएंटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। सेम वाइस चांसलर्स को भी हमें वी नीड टू कि उनका एक रिगुलस प्रोसेस हो जिसमें हम उनको ट्रेनिंग दें, जो पुराने जो लोग वाइस चांसलर अच्छे रहे हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन हो, यानी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले कम से कम एक 1 मंथ के लिए उनका एक अटैचमेंट। पहले दौर में ये होता था कि वाइस चांसलर को नया वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होती थी, उसको एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिया जाता था जहाँ पे उसकी पूरी फुल फ्लैज ट्रेनिंग हो रही होती थी और फुल फ्लैज वो एक किस्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस से लर्न कर रहा होता। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत ये है कि हम ये एक रिगुलस ट्रेनिंग भी कराएं ताकि उनका जो है वो एक अच्छे म्यार के। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन उम्मीद है कि आप बर्दाश्त करेंगे उसे। यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं इस वक्त मजमूई तौर पर अमूमी जो तासर है उनके बारे में आप सेटिस्फाई हैं उस तासर से? और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के बाद उसको अखलाकियात सिखानी चाहिए हमें, या आला अखलाकी किरदार के हामिल शख्स को ही ढूंढ लेना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो फल होता है ना उससे दरख्त पहचाना जाता है। जी ज़ात निखेड़े हो न मल तो रुख पछाणे जामन फल तो जो वाइस चांसलर्स की जो प्रोडक्ट है वो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी इंटेग्रिटी के मालिक हैं, कितने बड़े स्कॉलर्स हैं, कितनी बड़े जो है वो नेशनल कॉज को लेके आगे चल रहे हैं। तो अगर उनकी प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि उनमें खामी है। जो ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ जैसा कि ये मिट्टी ठीक है, लेकिन उस्ताद का रोल जो है और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है जो मुर्सा नूर साहब ने बात की है कि पहले 3-4 महीने या 6 महीने पहले उसकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए कि नेक्स्ट इस यूनिवर्सिटी को कौन संभाल रहा है, ताकि उसमें मनूवरिंग भी नहीं होती और वो 3-4 महीने बाकायदा वाइस चांसलर के साथ जाके बैठे। जिस तरह जो डीएमजी के लोग हैं वो बाकायदा जाके पहले 3 महीने 6 महीने के लिए ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं कि ये कैसे ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या यूनिवर्सिटी के, ये बहुत ज़रूरी चीज़। बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन सिंधु साहब, मुर्तज़ा नूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।